कि परमाणु क्या है। परमाणु क्या है? किसी भी पदार्थ का वो सबसे छोटा कण, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के सारे गुण मौजूद होते हैं, वही उसका परमाणु कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो तुम्हारे पास एक लोहे का टुकड़ा, ठीक है, तुम्हारे पास एक लोहे का टुकड़ा, ठीक, लोहे का सूत्र होता है Fe, इसके पहले क्लास में तुमने जाना। अब तुम्हें करना क्या, इस लोहे के टुकड़े को तुम्हें काटना है। मान लो तुमने आधा काटा, इतना इतना बन गया, इसको और आधा काटा तो इतना हुआ, उसे और आधा काटा, इतना सा हुआ। ऐसे काटते 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 ऐसा समय आएगा जिससे छोटा तुम उसे और नहीं काट पाओ, है ना। इसे काटते 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 ऐसा का समय आएगा जिससे छोटा तुम उसे और नहीं काट पाओ, यानी उससे छोटा और वो होगा नहीं। तो ये जो सबसे छोटा भाग आया इस पदार्थ का, हालांकि हम जो है अगर हम वास्तव में इसे काटे तो ऐसा एक समय आएगा जिसके बाद हम उसे नहीं काट पाएंगे, तो वही उसका परमाणु नहीं कहलाएगा, वो उसके बाद भी और छोटा हो सकता है। तो एक परमाणु जो है जिसका आकार इतना छोटा होता है कि वो हमें आँखों से भी नहीं दिखता। ऐसे गैस भी एक पदार्थ है। तुम्हारे आसपास जो गैस है, जो हवा है, उसमें भी हजारों करोड़ों अनगिनत अणु हैं। अणुओं से बना, तो क्या वो अणु तुम्हें दिख रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो इतने छोटे हैं कि हमें दिखते भी नहीं। तो किसी भी पदार्थ को, चाहे वो लोहा हो, तांबा हो, पीतल हो, तुम्हारा पेन हो, तुम्हारी किताब हो, तुम खुद हो, उसे चाहो कितना जितना भी छोटा करे, वो इतना छोटा हो सकता है कि हम उसे देख भी नहीं पाएंगे। तो वो क्या कहलाएगा? वो उसका परमाणु कहलाएगा। और जैसे मैंने कहा कि परमाणु में उस पदार्थ के सारे गुण रहेंगे, यानी ये मान लो यही वो कण, मान लो ये परमाणु है, तो इस कण में किसके गुण होंगे? लोहे के गुण ही होंगे। अब इस छोटे से परमाणु में तांबे के गुण तो नहीं होंगे, इस छोटे से परमाणु में किसी प्लास्टिक के गुण तो नहीं होंगे। यानी किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसमें उसी पदार्थ के सारे गुण मौजूद होते हैं, उसी को हम परमाणु कहते हैं। तो ये जानकारी तुम्हें क्लास 6 में भी मिल चुकी है। अभी जो हम जानेंगे वो ये कि परमाणु जो हमें मालूम है सबसे छोटा कण है जो अविभाज्य है, यानी इससे और छोटा नहीं कर सकते। तो क्या वास्तव में ऐसा है? वास्तव में ऐसा नहीं है। परमाणु भी बट सकता है, या परमाणु के अंदर भी उसे हम लोग विभाज्य कर सकते हैं। तो अगर परमाणु को तोड़ा जाए तो अंदर क्या निकलेगा? तो परमाणु के अंदर तुम्हें मिलेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये मिलेंगे, 3 कण मिलेंगे तुम्हें परमाणु के अंदर। अब हम देखते हैं कि परमाणु की संरचना, ये 3 कण जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, किस रूप में परमाणु के अंदर रहते हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दो, हमने एक परमाणु का आकार बनाया, यानी परमाणु के अंदर का जो आकार है या चित्र जो है वो हमने बनाया है। अब ध्यान से देखो, अंदर तुम्हें दिख रहा है कुछ प्लस में और कुछ बिना प्लस के, जिसके अंदर कुछ भी नहीं, ठीक। तो जो प्लस जो प्लस चिन्ह वाले कण हैं, उन्हें कहा जाता है प्रोटॉन। यानी प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो होता है प्लस में, वो धनात्मक होता है, ठीक। न्यूट्रॉन में देखो, न्यूट्रॉन में तुम्हें कोई भी आवेश नहीं दिख रहा है, यानी उसमें प्लस या माइनस कुछ भी नहीं लिखा है, यानी न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है, या उसका आवेश होता है 0। और इलेक्ट्रॉन को चिन्हित किया गया माइनस ई से, ई के ऊपर देखो माइनस लिखा हुआ है। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश होता है नेगेटिव, यानी ऋणात्मक होता है, इसका आवेश होता है माइनस में। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एकदम केंद्र में है, ये एक वृत्ताकार चित्र जैसा है। इसके केंद्र में कौन है? केंद्र में है तुम्हारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ है, और उसके चारों तरफ देखो कक्षों में, देखो पहला कक्ष हमने लिखा है K, दूसरा कक्ष लिखा है L, इसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसा रहता है, जिसका नाम होता है K, L, M, N, इस तरह से बढ़ता है, ठीक। अभी के लिए सिर्फ तुम्हें ये जानना है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जिनका आवेश माइनस होता है, ऋणात्मक होता है, वो केंद्रक के चारों तरफ घूमते रहते हैं अपने अपने कक्षों में। हर एक निर्दिष्ट कक्ष का, हर एक कक्ष में, जैसे कक्ष K में, कक्ष L में, इसके बाद कक्ष M में, हर एक कक्ष में कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ निर्धारित इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं
उससे ज़्यादा नहीं रह सकते। जैसे उदाहरण के लिए पहले कक्ष में जो है, के कक्ष में जो है, सबसे पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकते। तो इनके बारे में तुम और विस्तार से जानोगे जब तुम क्लास 9 में पहुंचोगे। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो कि केंद्रक, परमाणु का जो केंद्रक होगा यानी एकदम सेंटर होगा, इसे बोला जाता है न्यूक्लियस बोला जाता है, या इसे हम लोग केंद्रक भी बोल सकते हैं। इसे हम लोग न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं या केंद्रक, इसका नाम दे देते हैं हम लोग केंद्र। इसे हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। परमाणु का जो केंद्र होगा उसे न्यूक्लियस बोलते हैं। केंद्र के अंदर कौन रहता है? केंद्र के अंदर हमेशा प्रोटॉन जिसका आवेश प्लस होता है और न्यूट्रॉन जिसका आवेश 0 होता है। इसमें कोई आवेश नहीं होता, ना प्लस ना माइनस, ठीक। और इस केंद्र के चारों तरफ कौन घूमते रहते हैं? इस केंद्र के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं जिनका आवेश होता है माइनस, ठीक है, इनका आवेश होता है माइनस। अब कोई भी अगर पदार्थ हम देखें, ठीक, तो ये देखेंगे उस पदार्थ के परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं सामान्य अवस्था में। सामान्य अवस्था में मतलब जब वो किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता, यानी उसके साथ कोई भी दूसरा पदार्थ नहीं होता जो उसके साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करे। उसके पहले रासायनिक प्रतिक्रिया में नहीं होते समय, जब वो नहीं होते हैं, तब पदार्थों के परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे कितने प्रोटॉन देखो, 1 2 3 4 5 6 प्रोटॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसी को कहते हैं हम लोग पदार्थ की परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या को हमेशा चिन्हित करते हैं प्रोटॉन की संख्या के ऊपर। तो पदार्थ को हम जो भी पदार्थ है, चाहे वो लोहा हो, तांबा हो, या फिर जस्ता हो, या मान लो ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, इन सभी को हम एक क्रम में सजाते हैं। इन सभी को हम छोटे से बड़े क्रम में सजाते हैं। और ये जो क्रम है 1 2 3 4 करके, ये क्रम जो कहलाता है ये उनका परमाणु संख्या कहलाता है। और ये परमाणु संख्या कहाँ से आता है? उन पदार्थों के परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे, उन पदार्थों के परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे वही उनकी परमाणु संख्या भी कहलाए। समझ में आया यहाँ तक? तो अभी हमने जाना परमाणु संख्या के बारे में। परमाणु संख्या किसके बराबर होगी? जो होगी प्रोटॉन की संख्या, यानी प्रोटॉन की जो संख्या होगी, किसी भी पदार्थ के परमाणु में प्रोटॉन की जो संख्या होगी वही उसकी परमाणु संख्या भी कहलाएगी। तो ये हमने जाना पदार्थ की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर। कभी भी पदार्थ की परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर नहीं होती है, क्योंकि रासायनिक प्रतिक्रिया में जब भी कोई भी पदार्थ जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जिससे उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाती है। लेकिन कभी भी किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में पदार्थ के प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलती है। अब आते हैं और प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों को मिला के ही किसी भी पदार्थ की द्रव्यमान संख्या बनती है। अब द्रव्यमान क्या है? यानी एक पदार्थ के परमाणु का भार कितना है, ठीक। तो इतना छोटा कण है, क्या इसका भार हो सकता है? एकदम हो सकता है। अब जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखें, हवा का भार है, तो तुम लोग बोलोगे शायद नहीं है, लेकिन हवा का भी तो भार है। जैसे एक गुब्बारा तुम ले लो, एक गुब्बारे में हवा भरो और उस गुब्बारे और एक खाली गुब्बारा हाथ में रखो, तो तुम्हें किस में ज़्यादा वजन लगेगा? जिस गुब्बारे में हवा भरी, यानी वो जो वजन तुम्हें लग रहा है वो किसका है? वो हवा का वजन है जो गुब्बारे के अंदर है कि नहीं? तो हवा का अगर जैसे भार है, वैसे ही हर पदार्थ के हर परमाणु के अंदर भी अपना भार है। तो देखा गया है पदार्थ के इलेक्ट्रॉन को जो भार होता है, इसका जो भार है इनकी तुलना में बहुत ही कम है या ना के बराबर है। यानी किसी भी परमाणु के जो भार होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का भार माना ही नहीं जाता, क्योंकि वो इतना ही छोटा होता है। तो असल में जो किसी भी परमाणु का जो भार होता है वो निर्भर करता है उसके प्रोटॉन और उसके न्यूट्रॉन के ऊपर। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भार और प्रोटॉन के द्रव्यमान, और इन दोनों को जोड़ के ही, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ के ही असल में बनता है किसी भी परमाणु का भार, और जिसे हम लोग कहते हैं या मास नंबर, द्रव्यमान संख्या या मास, द्रव्यमान संख्या या मास नंबर। तो अभी तक हमने क्या क्या जाना? अभी तक हमने जाना कोई भी पदार्थ अगर हो, कोई भी पदार्थ का परमाणु जो होता है, परमाणु के अंदर 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में घन आवेश होता है,
इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है, सामान्य और न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता है। सामान्य अवस्था में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होती है, और पदार्थों की जो परमाणु संख्या होती है वो हमेशा होती है प्रोटॉन की संख्या। जितने प्रोटॉन की संख्या होगी पदार्थ की परमाणु संख्या भी उतनी ही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलती है। किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेने से इलेक्ट्रॉन बढ़ भी जाते हैं या इलेक्ट्रॉन कम भी जाती है, थोड़ी देर बाद हम लोग जानते हैं। अभी के लिए इतना जानते हैं कि परमाणु संख्या होती है प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस परमाणु का भार किस पर निर्भर करेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, उनको जोड़ने से जो आता है वही कहलाता है उसका द्रव्यमान संख्या। इलेक्ट्रॉन के भार के ऊपर निर्भर नहीं करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भार बहुत ही छोटा होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं कुछ उदाहरण। देखो, हमने कुछ पदार्थ के नाम लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन और सोडियम, ठीक है। और हम अब जानने की कोशिश करते हैं इनका चित्र देख के कि इनमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, उनकी परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर क्या है, और परमाणु द्रव्यमान यानी मास नंबर क्या है, ठीक है। तो हर एक का हमने, ये P का मतलब प्रोटॉन, N का मतलब न्यूट्रॉन, E का मतलब इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या, Mn यानी मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या, हर एक का हम जानने की कोशिश करते हैं इनके चित्र देख के। तो सबसे पहले तुम हाइड्रोजन को देखो। हाइड्रोजन के केंद्रक में तुम्हें सिर्फ एक प्लस दिख रहा है, एक प्लस, और प्लस का मतलब है प्रोटॉन की संख्या, तुम्हें एक ही प्लस दिख रहा है यानी प्रोटॉन की संख्या है 1। हाइड्रोजन में तुम्हें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं दिख रहा है, यानी इसकी संख्या है 0। इलेक्ट्रॉन देखो, बाहर के कक्ष में, पहले कक्ष में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक ही माइनस दिख रहा है, यानी यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है 1, ठीक। परमाणु संख्या क्या होगी? क्योंकि हमें मालूम है किसी पदार्थ की परमाणु संख्या किस पर निर्भर करती है, उसके प्रोटॉन की संख्या पर। तो प्रोटॉन की संख्या अगर 1 है तो परमाणु संख्या भी क्या होगी, 1 ही होगी, ठीक। परमाणु द्रव्यमान हमें मालूम है किसके ऊपर निर्भर करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ने से जो आता है वही कहलाता है उसकी द्रव्यमान संख्या। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम जोड़े तो 1 + 0 क्या होगा, 1 ही होगा, क्लियर हो, ठीक। अब हीलियम को देखो, हीलियम में तुम्हें दो, इसके केंद्रक में, हीलियम के केंद्रक में तुम्हें 2 प्लस दिख रहा है, यानी ये क्या है, 2 प्रोटॉन है, यानी हीलियम के प्रोटॉन की संख्या होगी 2। हीलियम के केंद्रक में तुम्हें 2 न्यूट्रॉन भी दिख रहे हैं, ठीक, जिनमें कोई भी आवेश नहीं है, ना प्लस ना माइनस, ये 2 दिख रहा है तुम्हें, यानी न्यूट्रॉन की संख्या भी हो गई 2। इलेक्ट्रॉन भी देखो, बाहर के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस घूम रहे हैं, है ना, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हुए, यानी इलेक्ट्रॉन हो गए 2। एटॉमिक नंबर क्या होगा, यानी परमाणु संख्या क्या होगा? परमाणु संख्या में मालूम है प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी उतनी ही उसकी परमाणु संख्या होगी। तो प्रोटॉन की संख्या अगर 2 है तो एटॉमिक नंबर भी 2 होगा। और मास नंबर क्या होगा? मास नंबर हमें मालूम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ने से मास नंबर आता है। तो 2 + 2 क्या होगा? 2 + 2 यानी कि 4, यानी मास नंबर द्रव्यमान संख्या होगी 4। अब लिथियम को देखो, लिथियम में तुम्हें क्या दिख रहा है? लिथियम में तुम्हें दिख रहा है उसके केंद्रक में 3 प्लस चार्ज है, 3 प्लस है यानी 3 प्रोटॉन है, इसके 3 प्रोटॉन हुए। न्यूट्रॉन की संख्या देखो कितनी है, न्यूट्रॉन की संख्या देखो प्रोटॉन से ज्यादा है, प्रोटॉन की संख्या 3 है, न्यूट्रॉन की संख्या 4 है, ठीक है। अब प्रोटॉन की संख्या कितनी दिख रही है तुम्हें? 4। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? इलेक्ट्रॉन देखो बाहर 3 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 3। परमाणु संख्या क्या होगी? परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर निर्भर करती है प्रोटॉन की संख्या पे, यानी ये कितनी होगी, बोलो, ये होगी 3। और मास नंबर क्या होगा? मास नंबर द्रव्यमान संख्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने से कितना आएगा? 3 और 4, 3 + 4 यानी 7, क्लियर हुआ? सेम अब कार्बन देखो, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, पॉज करके ये खुद से करने की कोशिश करो, कितना होगा? वीडियो को रोको और खुद से बनाने की कोशिश करो कि कार्बन को चित्र देख के बताओ कितने प्रोटॉन होंगे। तो देखो, कर लिया होगा तुमने, तो मिलाओ। प्रोटॉन तुम्हें दिख रहा है +6 है, यानी प्रोटॉन की संख्या हो गई 6। न्यूट्रॉन भी तुम्हें 6 ही दिख रहे हैं, 6। इलेक्ट्रॉन तुम्हें कितने दिख रहे हैं? देखो, इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिख रहा है जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 6 ही होंगे, ठीक। एटॉमिक नंबर क्या होगा? यानी परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या जितनी होती है, यानी 6 है तो 6 होगी। और मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने से होता है, यानी 6 + 6 12, क्लियर। अब सोडियम करने की कोशिश करो, वीडियो को रोको, पॉज करो और खुद से बनाओ। अब
तुमने कर लिया होगा। अब देखो हमने दो चित्र बनाए, परमाणु संरचना किसने, Na की और Cl की, सोडियम की और क्लोरीन की बनाई। सोडियम में हमें दिख रहा है 11 प्रोटॉन है और इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ पे 2 है, पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8, 2 और 8 10 और तीसरे कक्ष में 1 11। ठीक, उसी तरह से हमने क्लोरीन का भी परमाणु संरचना किया है। 17 प्रोटॉन है, 18 न्यूट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन भी है। पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8, 2 और 8 10 और तीसरे कक्ष में ये जो है ये है 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब ये हमने क्यों बनाया, अब यहाँ से हम समझेंगे कि जैसे कि हमने पहले कहा था कि किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया से पहले, किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया से पहले परमाणु में, किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये भी जाना था जब भी रासायनिक प्रतिक्रिया में कोई भी पदार्थ भाग लेता है तब वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है यही हम अभी जानने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान दो, अगर हम सोडियम Na और क्लोरीन Cl, NaCl इन दोनों को मिला दे, इन दोनों को मिला दे तो क्या उत्पन्न होगा, तो उत्पन्न होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। जो तुम नमक खाते हो वो नमक असल में क्या है, यही है NaCl, सोडियम और क्लोराइड, यही मिलने से क्या बनता है, नमक बनता है। ठीक है, तो ये जो नमक बना ये किसके रासायनिक प्रतिक्रिया से बना है, Na के और Cl के। तो कोई भी Na, अगर मान लो Na के सामने Cl रखा जाए तो ये रासायनिक प्रतिक्रिया करेगा क्यों, क्या जरूरी है कि ये रासायनिक प्रतिक्रिया करे। तो देखो कोई भी पदार्थ रासायनिक प्रतिक्रिया करता है क्यों, कि वो क्यों अपने बाहरी कक्ष, सबसे बाहर का जो कक्ष होगा, जैसे इस केस में हमारे सोडियम में सबसे बाहरी कक्ष कौन सा है, पहला वाला है K, ये है K, दूसरा वाला है L और तीसरा वाला है M। इसका भी पहला कक्ष है K, दूसरा वाला L और तीसरा वाला है M। तो सबसे बाहरी कक्ष, सोडियम के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और इसके सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। ठीक है, इसके यानी क्लोरीन के सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है 7 और सोडियम के सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है 1। ठीक, तो ये रासायनिक प्रतिक्रिया करने क्यों करेंगे, क्योंकि कोई भी पदार्थ हमेशा कोशिश करता है कि वो अपने बाहरी कक्ष में अष्टक बनाए। अष्टक यानी बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ देखो सोडियम के बाहरी कक्ष L कक्ष में 1 है और इसे अपने M कक्ष जो है, M कक्ष जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ताकि यहाँ पे 8 हो जाए, एक तो पहले से, यानी इसे और 7 इलेक्ट्रॉन अगर इसे मिल जाए तो इसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक, और उसी तरह से क्लोरीन देखो, क्लोरीन में क्या है, क्लोरीन में तुम देख रहे हो इसके बाहरी कक्ष M कक्ष में कितने हैं, 7 है, उसे और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने M कक्ष में ताकि 7 हो जाए, ताकि 8 हो जाए, 7 और 1 8 हो जाए। अब ध्यान दो, सोडियम के बाहरी कक्ष M में 1 इलेक्ट्रॉन है लेकिन उसके ठीक पहले L कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है। यानी अगर सोडियम रासायनिक प्रतिक्रिया करेगा तो हमेशा सोडियम सोचेगा कि किसी तरह से ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, ठीक, या 1 इलेक्ट्रॉन फेंक दे ताकि उसके 2 कक्ष ही बचे और उसके बाहरी कक्ष जो L है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो, जो हमेशा हर पदार्थ चाहता है। ठीक है, यानी किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में सोडियम जब Na जब भाग लेता है तो वो हमेशा कोशिश करेगा कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे ताकि उसका जो बाहरी कक्ष बचेगा यानी L कक्ष उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक, और यही हमेशा हर पदार्थ कोशिश करता है अपने बाहरी कक्ष को अष्टक बनाने की। तो Na क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, त्याग देगा, और जब भी कोई पदार्थ अपना 1 इलेक्ट्रॉन 1 त्यागे, 2 त्यागे, 3 त्यागे, या जो भी इलेक्ट्रॉन पदार्थ जो अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है यानी छोड़ता है वो क्या बन जाता है, धनात्मक बन जाता है, वो क्या बन जाता है, प्लस, यानी Na तब बन जाएगा क्या, Na बन जाएगा तब Na प्लस, क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा। अगर उसने 2 त्यागे होते तो यहाँ पे 2 प्लस आते, 2 प्लस आते, अगर 3 त्यागे होते यहाँ पे 3 बार प्लस लिखते या सिर्फ 3 प्लस लिख देते। खैर Na ने कितने त्यागे, 1 त्यागे हैं, इसलिए क्या बन गया, Na प्लस। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा सॉरी, ये कौन ग्रहण करेगा, ये ग्रहण करेगा हमारा क्लोरीन, क्योंकि उसे कितने चाहिए, देखो उसके पहले ही तीसरे कक्ष M कक्ष में 7 है, उसे और 1 चाहिए इसे अष्टक बनाने के लिए। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा वो कहाँ चलाएगा, यहाँ चलाएगा, क्लोरीन में चलाएगा। और ये क्लोरीन, चूंकि क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है
जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो बन जाता है ऋणात्मक यानी नेगेटिव चार्ज का बन जाता है। और अगर ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तब ये क्लोरीन एटम नहीं रहेगा, ये बन जाएगा Cl माइनस, क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा Cl माइनस। तो देखो Na प्लस, ये प्लस चार्ज हो गया, इसे हम कहेंगे धनात्मक चार्ज ग्रहण किया है Na प्लस, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है। और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, लेने से हमेशा माइनस होगा, वो हो जाएगा ऋणात्मक चार्ज। तो धनात्मक चार्ज, धनात्मक आवेश को, धनात्मक आवेश जो बना, ये क्या बना, क्यों बना, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है। और ये ऋणात्मक आवेश का क्यों बना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है। ठीक है, तो Na और Cl रासायनिक प्रतिक्रिया क्यों कर रहे हैं, क्यों करेंगे, क्योंकि Na के पास एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए है और Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जगह है, इसीलिए रासायनिक प्रतिक्रिया करेंगे। अगर मान लो ऐसा होता कि Cl, अगर मान लो ऐसा होता कि क्लोरीन में पहले से ही बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते, तो क्या Na और Cl प्रतिक्रिया करते? तो Na और Cl प्रतिक्रिया नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये जो एक इलेक्ट्रॉन त्यागता उसे Cl तो लेता नहीं, क्योंकि उसके बाहरी कक्ष में पहले से ही 8 है, वो एक और नहीं लेता, अपना अष्टक नहीं तोड़ता। ठीक है, तो ये कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया सिर्फ तभी हो सकती है जब किसी भी पदार्थ में अष्टक बनाने की जगह हो। अगर अष्टक बनाने की जगह ना हो तो वो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इसके बाद जब क्लास 9 में पहुंचोगे तब तुम्हें इनर्ट गैस या नोबल पदार्थ के बारे में पता चलेगा, जिनके बाहरी कक्ष में पहले से ही अष्टक बने होते हैं, वो यानी वो किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पोटेशियम, जिसका सिंबल है K, पहले क्लास में तुम जान चुके हो, वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो क्या बनेगा, हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन छोड़ने से क्या बनता है, K प्लस यानी धनात्मक बनेगा। और धनात्मक को हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक को हम बोलेंगे धनायन। धनात्मक को हम बोलेंगे धनायन। ठीक, जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे Zn प्लस प्लस, या तो ये लिखेंगे या तो लिखेंगे Zn2 प्लस, और ये भी बना धनायन, ये भी धनायन बन गया। ठीक, फ्लोरीन ने क्या किया, F एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। अगर ग्रहण करेगा तो क्या होगा, हमें मालूम है ग्रहण करने से होता है माइनस, और माइनस हो गया तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऋणायन बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और ग्रहण करने से क्या होगा, माइनस होगा, तो क्या लिखेंगे, O माइनस माइनस, या लिखेंगे O2 माइनस, ये भी ऋणायन होगा, ये भी होगा ऋणायन। ठीक, और एल्युमिनियम क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। अगर एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो क्या कहेंगे, Al 1 2 3 बार प्लस, या Al3 प्लस, और ये क्या बन रहा है, ये भी बन रहा है धनायन। क्लियर हुआ? तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन छोड़ता है वो प्लस में बनेगा यानी धनायन बनेगा, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो माइनस में आएगा यानी ऋणायन बनेगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ उदाहरण तुम लोग खुद से भी करो। क्लियर हुआ, समझ में आया? हम लोग देख रहे हैं यौगिक और मूलक और संयोजकता मैंने लिखा हुआ है। तो इसके पहले हम यौगिक क्या है ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो यौगिक हमने लिखा है ये क्या है, हम जान, जब एक से अधिक तत्व के परमाणु, जब एक से अधिक तत्व के परमाणु आपस में मिलते हैं तब एक समूह का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग यौगिक या कंपाउंड कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखो, मैंने कुछ यौगिकों का नाम लिखा है। देखो यहाँ पे 2 परमाणु, सोडियम का है और सल्फर का है। इन दोनों ने मिलकर एक समूह का निर्माण किया है, यानी एक यौगिक का निर्माण किया है जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम सल्फाइड। उसी तरह से यहाँ पे सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन, इन सभी ने मिलकर एक समूह का निर्माण किया है जिसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। वैसे यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट, यहाँ पे सोडियम जिंकेट, या एमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो यौगिक किसे कहेंगे, जब एक से अधिक तत्व, जब एक से अधिक परमाणु, एक से अधिक परमाणु मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं तब उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। तो फिर मूलक क्या है, देखो यहाँ पे भी तो एक है, एक से अधिक भी है, अलग अलग तत्व है, तो इसमें और इसमें क्या अंतर है। तो इन मूलक किसे कहेंगे, ध्यान से देखो, जब एक से अधिक परमाणु जो है, जब एक से अधिक परमाणु चाहे वो एक ही तत्व के हो या अलग अलग तत्व के हो, जब मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं उसे मूलक कहते हैं। लेकिन मूलक और यौगिक में विशेषता अंतर क्या है, मूलक में
जो है आवेश रहता है, मूलक में माइनस हो या प्लस हो आवेश रहता है, जो हम लोग यौगिक में नहीं देख रहे। तो मूलक और यौगिक में यही एक अंतर है कि मूलक में क्या होगा, जब एक से अधिक जो होंगे परमाणु एक ही तत्व के या अलग अलग तत्व के मिलके एक समूह का, दलगत रूप से एक समूह का निर्माण करते हैं, तब क्या और उनमें आवेश भी होता है, यानी वो आयन धनात्मक होंगे या ऋणात्मक होंगे, ऋणायन होंगे या धनायन होंगे, उनमें आवेश भी रहेगा, तब उसे हम कहेंगे मूलक या रेडिकल। क्लियर हुआ, समझ में आया? और मूलक या रेडिकल जो होंगे वो किसी भी रासायनिक समीकरण में संपूर्ण रूप से, जैसे यहाँ पे HCO3 है, बाइकार्बोनेट जो है, यहाँ पे माइनस दिया हुआ, इस माइनस का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर माइनस नहीं, ये कार्बन के ऊपर भी है, हाइड्रोजन के ऊपर। और ये जब किसी रासायनिक समीकरण में प्रतिक्रिया में भाग लेगा, जैसे कि यहाँ पे सोडियम के साथ भाग ले रहा है, तब ये HCO3 संपूर्ण रूप से एक यूनिट के रूप में सोडियम के साथ भाग लेंगे। अब देखो, और उसके बाद हमने लिखा हुआ है संयोजकता। अब संयोजकता क्या मतलब है? वैलेंसी। इसका मतलब ये कि कोई भी पदार्थ, कोई भी तत्व जो है, उसके बाहरी कक्ष में अष्टक बनाने के लिए, वो कितने इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, वो संख्या ही कहलाएगी उसकी संयोजकता। और रेडिकल में जैसे यहाँ पे उसका आवेश दिया ही हुआ है, देखो H2 माइनस, यानी यहाँ 2 माइनस है, यहाँ HCO3 माइनस 1 माइनस है, यहाँ ZnO2 2 माइनस है, यहाँ पे 2 माइनस है। इसका मतलब ये कि जो भी रेडिकल की संयोजकता पहचानने का तरीका क्या है, रेडिकल के ऊपर यानी मूलक के ऊपर जो आवेश रहेंगे, जैसे यहाँ 2 माइनस है, जितने आवेश रहेंगे उसकी संयोजकता भी उतनी होगी। जैसे यहाँ पे 2 माइनस है तो इसकी संयोजकता होगी 2, यहाँ पे HCO3 माइनस एक ही माइनस है, यानी संयोजकता होगी 1, MnO4 1 माइनस है, संयोजकता होगी 1, ZnO2 2 माइनस 2 माइनस है, यानी संयोजकता होगी 2, NO3 माइनस 1 है, यानी संयोजकता होगी 1। क्लियर? अब हम जानने की कोशिश करते हैं सूत्र लिखने की कुशलता, किस तरह से सूत्र लिखते हैं। तब जैसे यहाँ पे Al2O3 लिखा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। अब ये Al2O3 बना कैसे, ये सूत्र जो है कैसे बना, ये जानने के लिए हमें जानना होगा एल्युमिनियम की संयोजकता, ऑक्सीजन की संयोजकता, बस यही हमें जानना होगा। जब देखो, अब संयोजकता का टेबल जो है, इसके पहले भी तुमने देखा है, एक बार फिर से देख लो, ये टेबल से देख के अच्छे से याद कर लो, और जितना इसे याद करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ये संयोजकता तुम्हें आसानी से याद रहेगी। ठीक, अब देखो कैसे इस सूत्र को हम निकालते हैं। तो सबसे हम तत्व का हम चिन्ह लिखेंगे, तत्व का चिन्ह। तत्व का हम चिन्ह लिखेंगे। तत्व का क्या क्या है? एल्युमिनियम है, और कौन है? एक एल्युमिनियम और एक ऑक्सीजन। तत्व का चिन्ह लिखा हमने। उसके बाद हम लिखेंगे उनकी संयोजकता। उसके बाद हम लिखेंगे तत्व की जो संयोजकता है वो। तो एल्युमिनियम की संयोजकता होती है 3 और ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। इसका मतलब ये, एल्युमिनियम जो है उसकी संयोजकता होती है 3, और चाहो तो इसका आवेश भी ले सकती हो, चाहो तो इसका आवेश होगा, एल्युमिनियम का संयोजकता 3 है, उसका आवेश होता है +3, और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, उसकी आवेश होती है -2। ये सूत्र कैसे बनेगा? देखो तरीका क्या है, सिर्फ हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रॉस करना इस तरह से, यानी Al के साथ ये 2 आएगा और ऑक्सीजन के साथ 3 आएगा, और जब हम सूत्र लिखेंगे तब प्लस और माइनस आवेश लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बन क्या जाएगा? Al2O3। देखो Al के साथ 2 आया और ऑक्सीजन के साथ 3 आया, तो ये बन गया सूत्र। क्लियर हुआ? एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र बन गया। ठीक, उसी तरह से अगर मूलक है, अगर मान लो कोई मूलक का हम जैसे अमोनियम सल्फेट यानी NH4 2SO4, ये अमोनियम सल्फेट, इसका सूत्र कैसे बने, अगर ये हमें जानना, तो यहाँ देखो 2 मूलक है, एक NH4 है और एक SO4 है। ठीक, अब अगर हमें मूलक का संयोजकता मालूम हो तो आसानी से निकालेंगे। तो देखो हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा? मूलक का सूत्र, मूलक का हम सूत्र लिखेंगे, और मूलक का सूत्र है सबसे पहले कौन है? NH4 एक है और एक है SO4। NH4 और SO4
अब चूंकि हम मूलक लिख रहे हैं तो हमें इसका आवेश देना होगा, तो NH4 का आवेश क्या होता है प्लस, और SO4 का आवेश होता है तुम्हारा 2 माइनस। SO4 का आवेश होता है 2 माइनस, ठीक। तो चार्ज क्या होगा, जैसे कि हमने यहाँ देखा, हमने यहाँ लिखा NH4 का चार्ज क्या होगा, यानी आवेश क्या होगा, NH4 का आवेश क्या होगा, प्लस, एक प्लस है यानी आवेश होगा +1, और यहाँ पे क्या 2 माइनस है यानी इसका आवेश होगा -2। क्लियर। अब अगर हमें सूत्र लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, सूत्र कैसे लिखें, जस्ट क्रॉस करेंगे ये और ये, यानी NH4 के साथ आएगा 2, NH4 होल 2, और ये SO4 के साथ जाएगा 1, SO4। क्लियर, देखो सूत्र बन गया। तो हमें सूत्र लिखने के लिए क्या जानना होगा, हमें सूत्र लिखने के लिए जानना होगा, अगर हम मूलक, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे दो अलग अलग मूलक आपस में मिलके इन्होंने ये पदार्थ बनाया है अमोनियम सल्फेट। तो यहाँ पे NH4 अमोनियम और सल्फेट, इनका क्या आवेश है ये अगर हमें मालूम होगा तो आसानी से हम क्रॉस करके सूत्र निकाल लेंगे। क्लियर। ठीक उसी प्रकार से मान लो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, मान लो इसे मैं यहाँ से करता हूँ H2S, ये सूत्र बना है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पे हमारे दो अलग अलग तत्व कौन से, एक हाइड्रोजन एक सल्फर, ठीक, एक है हाइड्रोजन और एक है सल्फर। हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1 और सल्फर की संयोजकता होती है 2। तो सूत्र कैसे बनेगा, जस्ट क्रॉस, यानी H2S बन गया सूत्र हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर हुआ। तो किस तरह से हम सूत्र लिखेंगे ये तुम समझ गए, ठीक है। तो सूत्र लिखने के लिए हमें क्या याद रखना होगा, या हमें क्या ध्यान में रखना होगा, संयोजकता, किस तत्व की संयोजकता क्या होती है, किस मूलक की संयोजकता क्या होती है, ये हमें ख्याल रखना होगा, ये हमें याद रखना होगा। ये जितना प्रैक्टिस करोगे तुम्हें याद आ जाएगा, ये तुम्हें याद रहेगा।